स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर। बात करेंगे सुज़लोन शेयर के बारे में और सुज़लोन शेयर के साथ साथ बात करेंगे वीडियो के एंड पर डिविडेंड और काफ़ी सारे नए बोनस शेयर्स के बारे में। और उसके अलावा बात करेंगे मई मंथ के म्यूचुअल फंड के इनफ्लो डाटा के बारे में, जो बाजार में आती अमाउंट नजर आई है, जिससे हमें पता चलेगा कि लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक्स में बिकवाली होती नजर आ रही है या फिर बाइंग आई है। तो काफी कुछ अपडेट होने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे उन लोगों से जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाला सारा अपडेट आप तक पहुंचता रहे और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त करण, स्वागत है आपका अपने ही चैनल पर। तो सबसे पहले देखेंगे मई मंथ म्यूचुअल फंड डाटा जो अपडेट हुआ है। NBSE 18 पर अपडेट देखने के लिए मिल रही है, जहां पर मई में AUM की बात करें तो MOM यहाँ पर 3.14% बढ़कर आया है, जो कि 72.2 लाख करोड़ हो गया। लेकिन मई में लार्ज कैप फंड इनफ्लो में 2671 करोड़ से घटकर 1250 करोड़ रह गया। दैट मीन मई में लार्ज कैप फंड इनफ्लो काफी ज्यादा गिरता नजर आया। मई में मिड कैप फंड इनफ्लो भी 3314 करोड़ से घटकर 2809 करोड़ रह गया। यानी कि लार्ज कैप में भी बिकवाली या कम हुई, मिड कैप में भी इनफ्लो कम रहा और स्मॉल कैप में भी 4000 करोड़ से करीब 3214 करोड़ का रह गया। मई में ETF इनफ्लो भी 19,056 करोड़ से घटकर 4086 करोड़ रह गया। ELS फंड इनफ्लो भी 372 करोड़ से बढ़कर 678 करोड़ हो गया। यानी कि ELSS फंड आउटफ्लो जो है वो यहाँ पर बढ़ता नजर आया है। बाकी यहाँ पर स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप फंड में गिरावट होती म्यूचुअल फंड के अकॉर्डिंग मई डाटा जो अपडेट हुआ है उसमें नजर आई है। मई में सिप इनफ्लो 26,688 करोड़। मई में सिप इनफ्लो रिकॉर्ड ऊंचाई पर। मई में सिप निवेश 26,632 करोड़ से बढ़कर 26,688 करोड़ हो गया। अगर सिप खाता संख्या की बात कर ले कि जो सिप करने वाले अकाउंट्स हैं वो भी 8.38 करोड़ से बढ़कर 8.56 करोड़ हो गए। अब यह हो सकता है कुछ चीजें समझ आई हो, कुछ चीजें समझ ना आई हो, लेकिन अब एक पॉइंट और है जिससे आपको क्लैरिटी से समझ आएगा कि कितनी बिकवाली या कितना क्या रहा है। एक्चुअल में यहाँ पर दो चीजें हैं जो समझने वाली हैं। पहली चीज जो यहाँ पर है वो है म्यूचुअल फंड में इंडस्ट्री के लिए जो पिछला महीना रहा है वो मिला जुला रहा। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड नेट इनफ्लो मासिक आधार पर 21.86 यानी कि मंथ के हिसाब से 21.66% गिरकर एक साल के निचले स्तर पर आ गया। हालांकि अगर आप AMFI यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक बात करेंगे, जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो नेट एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि AUM है वो अप्रैल महीने में तो 69.19 लाख था करोड़ का, लेकिन अब यहाँ पर 72.20 लाख करोड़ के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। अगर आप वैसे मासिक समझेंगे तो यहाँ पर गिरावट हुई है। अगर आप AUM के अकॉर्डिंग देखेंगे तो अप्रैल महीने में 69.19 लाख करोड़ से 72.20 लाख करोड़ के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। मतलब एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होता नजर आया। लेकिन खास बात यह है कि 2021 से लगातार 51वें महीने ओपन एड इक्विटी फंड्स में नेट इनफ्लो पॉजिटिव बना रहा। और ओवरऑल अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में मई महीने की बात की जाए तो 29,108.33 करोड़ की नेट खरीदारी दिखी। लार्ज कैप फंड को सबसे अधिक झटका। तो लार्ज कैप स्टॉक में क्या हुआ है, बिकवाली देखने के लिए मिली है अगर आप समझे तो। इसके अलावा भी सोर्स जो है यहाँ पर अगर समझे तो इक्विटी सेगमेंट की बात करें तो लार्ज कैप फंड कैटेगरी में मासिक आधार पर 53.90% की गिरावट देखने को मिली है। स्मॉल कैप में भी 19.64% की गिरावट आई है और मिड कैप फंड में भी 15.25% की गिरावट देखने को मिली है। फ्लेक्सी कैप फंड्स में भी निवेश जो है फिसलकर 30.80% गिरता नजर आया है। और इक्विटी म्यूचुअल फंड में मल्टी कैप फंड, लार्ज एंड मिड कैप फंड, फोकस फंड, थीमेटिक फंड में निवेश अप्रैल महीने की तुलना में मई में बढ़ा है। चलिए मेन पॉइंट बात कर लेते हैं। ओमनी साइंस कैपिटल के CEO ऑफ चीफ इन्वेस्टमेंट विकास गुप्ता का कहना है कि वैल्यूएशन से जुड़ी चिंताओं के चलते स्मॉल कैप फंड में निवेश घटा है और लोकप्रिय सेक्टर में भी वैल्यूएशन को लेकर निवेशकों को सतर्क रहने की बात की है। लेकिन अगर बढ़ा है तो कहां बढ़ा है, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में निवेश बढ़ता नजर आया है, जहां पर फिक्स्ड इनकम सेगमेंट की बात करें तो डेट म्यूचुअल फंड ने अप्रैल महीने में 2.19 लाख करोड़ के इनफ्लो के मुकाबले मई महीने में 15,908 करोड़ का नेट इनफ्लो दिखा। मई महीने में फिक्स्ड इनकम कैटेगरी में भी लिक्विड फंड 40,205 करोड़ का आउटफ्लो देखने के लिए मिला। तो अगर समझे तो ये चीज अच्छी रही है। लेकिन बाकी का डाटा जो है AUM के अकॉर्डिंग तो बढ़ता नजर आया है, लेकिन दूसरे पॉइंट पर समझे तो मासिक आधार पर यहाँ पर गिरावट देखने के लिए मिली। तो सुज़लोन पर काफी अपडेट्स हैं। गोल्डमैन और मोतीलाल ओसवाल जैसे दिग्गजों ने लगाए पैसे इस भाव पर शेयर खरीदे। तो निवेशकों के लिए मल्टीबैगर साबित होता सुज़लोन जो है नजर आया है।
9 जून को बात करें तो भारी ब्लॉक डील हुई। मोटर्स ने 19.8 करोड़ शेयर बेचे। 1300 करोड़ से अधिक के इस ब्लॉक डील के तहत 66.5 औसत भाव पर शेयरों का लेन देन हुआ और इस दिन में देश निवेश के फंडों ने हिस्सा लिया और शेयर खरीदे। ब्लॉक डील के तहत तांती होल्डिंग्स ने 6.69 करोड़ और रछूद भाई तांती ने 5.8 करोड़ शेयर और विनोद तांती ने 5.28 करोड़ शेयर बेचे। और इसके अलावा एक्सचेंजों पर मौजूदा आंकड़े मुताबिक रंभाबेन तांती ने भी 2.75 करोड़ शेयर बेचे। और शेयरों की खरीदने किसने की, इसकी डिटेल भी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। ऑल ओवर समझा जाए तो 19.8 करोड़ शेयर बेचे गए हैं। यहाँ पर काफ़ी जो है ब्लॉक डील होती नजर आई है और खरीदारी जो देखने के लिए मिली है वो आदित्य बिरला सन लाइफ, ASK रिटर्न, बजाज अलायंस, बंधन म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स, फ्यूचर, गोल्डमैन सैक्स सिंगापुर, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, इन्वेस्को, मॉर्गन स्टैनली, मोतीलाल ओसवाल, सोसाइटी जनरल और सुंदरम म्यूचुअल फंड। तो इनके द्वारा काफ़ी बड़ी जो है बाइंग यहाँ पर करी गई है। आदित्य बिरला ने 3.3 करोड़ शेयर खरीदे हैं, जबकि गोल्डमैन सैक्स ने एशिया इक्विटी पोर्टफोलियो द्वारा जो है यहाँ पर 5.83 करोड़ शेयर खरीदे हैं। तो हाईएस्ट बायर्स यहाँ पर ये देखने के लिए मिल रहे हैं, जहाँ पर मोतीलाल ओसवाल ने भी 4.54 करोड़ की बाइंग करी है और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ ने भी 1.69 करोड़ शेयर्स की बाइंग करी है। सो करोड़ में भी काफ़ी यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। और तो और समझे तो देखिए काफ़ी अच्छी बाइंग हमें इस डाटे में देखने को मिली। GM फाइनेंशियल ने ऑल्सो 81 के टारगेट्स लोन पर दिए। और तो और यहाँ पर देखिए समझे तो मॉर्गन स्टैनली, मोतीलाल ओसवाल, म्यूचुअल फंड सोसाइटी जनरल और सोमवार को खुले बाजार में प्रमोटर संस्थाओं से 1309 करोड़ रुपए के शेयर यानी कि कुल 19.81 करोड़ इक्विटी शेयर खरीदे, जो 1.45% हिस्सेदारी के बराबर है। सो 1309 करोड़ रुपए का निवेश जो है हमें इसमें सुजलोन में होता नजर आया है। मार्च 2025 की तिमाही की बात करें तो सुजलोन की काफी अच्छी बिक्री देखने के लिए मिली और काफी अच्छा नेट प्रॉफिट भी देखने के लिए मिला। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार स्टॉक पर नजर रखने वाले 8 विशेषक ऐसे हैं, 6 ने तो खरीद की रेटिंग ही दे रखी है और 2 ने इसे होल्ड की रेटिंग की सिफारिश की। और अगले 12 महीनों के सर्वोत्तम मूल्य लक्ष्य स्टॉक के लिए बात करें तो 14.1% की वृद्धि का अनुमान लगाता है। सुजलोन एनर्जी के शेयर एक साल के निचले स्तर से 47% चढ़े और विश्लेषक आगे क्या होगा बताते नजर आए या फिर विचार कर रहे हैं। सुजलोन की बात करें तो फिलहाल शेयर स्टॉक जो है 5 डे, 10 डे, 20, 30, 50, 100, 150 एंड 200 जो इसकी मूविंग एवरेजेस हैं उसके ऊपर ही अधिक से ही कारोबार करता नजर आ रहा है। सुजलोन एनर्जी का 1 वर्ष का बीटा 1.4 पर देखने के लिए मिल रहा है, जो कि एक अस्थिरता को यानी कि उच्च अस्थिरता को भी दर्शाता है। वहीं समझे तो कुछ विश्लेषक शेयर पर बटे हुए हैं। लेवल स्पेसिफिक मोर्चे पर 65 से 64 के करीब यहाँ पर सपोर्ट की उम्मीद करते नजर आ रहे हैं और 68 के करीब यानी कि 68 से अबव के करीब यहाँ पर करीब रेजिस्टेंस का जोन बताते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा समझे तो एंजल 1 के भी वरिष्ठ विश्लेषक जो हैं तकनीकी और वेतन अनुसंधान ओशो कृष्ण ने कहा है, दैनिक चार्ट पर लंबे समय तक समेकन के बाद हाल ही में सुजलोन में महत्वपूर्ण खरीदारी देखी गई और 64 रुपए के सपोर्ट के रूप में कार्य करने की संभावना है, जबकि अगला रेजिस्टेंस 75 के आसपास देखा जा सकता है। ऐसा इनका दृष्टिकोण है, ऐसा इनका नजरिया है, ऐसा इनका व्यू है और ऐसा इनका कहना। सेबी में विश्लेषक AR रामचंद्रन की बात करें तो ये भी 68.60 के करीब रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं और वहां से अगर रेजिस्टेंस मिलता है तो मंदी के रुख की बात यहाँ पर ये कर रहे हैं। 65.50 के करीब यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट जोन भी बताते ये नजर आ रहे हैं। भविष्य में अगर 65.50 के नीचे बंद होता है तो 60 रुपए तक लेवल के भी सुजलोन में देखने के लिए मिल सकते हैं, ऐसा AR रामचंद्रन जी का कहना है। कंपनी के शेयर का मूल्य PE रेशियो अनुपात की बात करें तो 190.37 है, जबकि मूल्य से पुस्तक यानी कि PB मूल्य 3.38 है। प्रति शेयर आय अर्निंग पर शेयर 0.35 रही, जबकि इक्विटी पर रिटर्न 12.5% के करीब रहा। ट्रेंडलाइन डेटा के अनुसार सुजलोन का 1 साल का बीटा 1.4 है, जो कि उच्च अस्थिरता को भी दर्शाता है। वैसे तो इनके टारगेट तो पहले भी हमने काफी बार शेयर किए हैं, लेकिन उच्च विश्वास वाली पसंद जो है वो सुजलोन इनकी बनी हुई है, क्योंकि शुद्ध निकट बैलेंस शीट, मजबूत आय और सुधार और पवन टरबाइन भी जो समर्गी है उसके कार्यान्वयन में एक पॉजिटिव विकास बाजार की हिस्सेदारी को बढ़ाएगा और मार्जिन की रक्षा भी करेगा। 2026 की जो डिलीवरी है वो 2.4 गीगावाट का मॉडल बनाते हैं, जिसका अर्थ है कि 600 मेगावाट की तिमाही रन रेट, जिसे हम उचित मानते हैं। सो क्वार्टर 4
25 डिलीवरी जो रही वो 447 मेगावाट रही। लेकिन जो 26 की डिलीवरी की बात कर रहे हैं वो 2.4 गीगावाट की बात ये कर रहे हैं। और वहीं पर SUL के लिए भी, पर ये इनका जो UL के लिए जो कहना है आगे के लिए एक अच्छा CGR का अनुमान ये यहाँ पर लगा रहे हैं। उनकी तो मल्टी बैगर स्टॉक सुलोन एनर्जी ने कमाई का मौका 3 साल में 650% और 5 साल में 2000% से ज्यादा का रिटर्न दिया। देखिए फिलहाल 2025 तक विंड टर्बाइन जनरेटर की ऑर्डर बुक 5.5 गीगावाट से अधिक हो गई है, जिसमें से 1.5 गीगावाट का ऑर्डर तो NTPC से ही मिला है। और 2025 में 1550 मेगावाट की डिलीवरी हुई, जो सालाना बेसिस पर 118% अधिक थी। और Q4 में तो कंपनी ने 573 मेगावाट की डिलीवरी दिखा दी। और आपको पता है वित्तीय प्रदर्शन काफ़ी अच्छे रहे हैं और बैलेंस शीट में भी नेट एसेट 61 बिलियन रुपए रही और नेट कैश की स्थिति भी सुधरकर 19.4 बिलियन हो गई। मैनेजमेंट के सभी प्रमुख मानकों में कम से कम 60% ग्रोथ का अनुमान दिया है, जो आगे डिस्कस किया हुआ है। और EPC पाइपलाइन के विस्तार की उम्मीद है, लेकिन निर्यात के लिए तैयारी हो चुकी है। जो पाइपलाइन के विस्तार की उम्मीद है EPC, उसमें तैयारी हो चुकी है निर्यात के लिए। लेकिन फिलहाल जो ध्यान है उनका वो घरेलू प्रोजेक्ट्स पर रहेगा, लेकिन वहां पर तैयारी हो चुकी है। सो कभी भी वहां पर भी कोई सिनेरियो पाइपलाइन विस्तार की जो है EPC पर देखने के लिए मिल सकता है। वैसे सुलोन को समझे तो देश की प्रमुख विंड एनर्जी कंपनी में से एक है। दोनों कंपनियां, अगर दूसरी कंपनी भी है आइनॉक्स विंड भी है, वो भी काफ़ी अच्छी कंपनी है और मार्च तिमाही में पूरे वर्ष में शानदार प्रदर्शन भी दिखाया और निवेशकों का ध्यान भी खींचा। और आपको पता है भारत सरकार ने 2020 तक रिन्यूएबल एनर्जी से 500 गीगावाट के बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है 2030 तक। और इसके लिए सरकार इस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों के नीतिगत स्तर पर पूरा समर्थन मुहैया भी करवा रही है। काफी बड़ी अपडेट आती नजर आ रही है अगर ऐसा होता है तो सुलोन का आशावाद उसके अपने प्रदर्शन से आगे बढ़कर भारत के व्यापक पवन ऊर्जा क्षेत्र तक फैला हुआ है। सुलोन एनर्जी को मजबूत पवन ऊर्जा मांग के कारण 60% वृद्धि की मुख्य कार्यकारी अधिकारी JP चलसानी के अनुसार सुलोन एनर्जी लिमिटेड को वित्त वर्ष 26 में पवन ऊर्जा की मजबूत मांग के कारण 60% की वृद्धि की उम्मीद है। NDT प्रॉफिट से बातचीत में कहा कि पहली बार उन्होंने यह संकेत दिया है कि हम सभी क्षेत्रों में 60% की वृद्धि करेंगे। सभी क्षेत्र यानी कि जितने भी तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व है सुलोन, उसमें सभी में वृद्धि की बात कही जा रही है। और यह दर्शाता है कि आंतरिक रूप से हमने जो भी काम किया है वो अभी हम तक विश्वास है हम आगे भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मुझे लगता है कि यह इस और अधिक संकेत दे रहा है बजाय इसके कि हम 50 से 60 से 70% पर भी पहुंचेंगे। सो मुख्य वित्तीय अधिकारी हिमांशु मोदी का क्या कहना है? हिमांशु मोदी ने कंपनी के टरबाइन डिलीवरी के लक्ष्य के बारे में भी बताया। इस साल 1.5 गीगावाट की डिलीवरी की गई। डिलीवरी और टरबाइन कमीशन के बीच अंतर है। सो वित्त वर्ष 26 के लिए उम्मीद है कि वित्त वर्ष 25 की तुलना में कम से कम 60% की वृद्धि करेंगे, जो हमें वित्त वर्ष 26 में लगभग 2.4 से 2.5 गीगावाट की डिलीवरी पर रखता है। इसके अलावा मोदी ने मार्जिन बनाए रखने के लिए भी कंपनी की प्रतिस्पर्धा पर जोर दिया। पवन टरबाइन जनरेटर डिवीजन से भी 23% मार्जिन का योगदान मिलने की उम्मीद बताई और कंपनी के लिए समेकित परिचालन मार्जिन लगभग 17% बताया। मोदी ने कहा पवन टरबाइन जनरेटर व्यवसाय बढ़ता जाएगा, हमारा समेकित मार्जिन दबाव में आता जाएगा, लेकिन इसके बावजूद हमें यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि समेकित स्तर पर हमारा परिचालन मार्जिन 17% रहेगा, जिसका अर्थ है कि परिचालन तालमेल अब स्पष्ट रूप से काम करने लगेगा। सो चलसानी के अनुमान लगाया है कि भारत वित्त वर्ष 26 में 6 गीगावाट से अधिक पवन ऊर्जा क्षमता हासिल कर लेगा तथा आने वाले वर्षों में वार्षिक स्थापना संभावित रूप से 8 से 9 गीगावाट तक पहुंच जाएगी, जिसे 2030 तक 100 गीगावाट का राष्ट्रीय लक्ष्य पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा यहां से 2030 तक विकास दर काफी अधिक होने जा रही है। तो जिस तरह का सुलोन फिलहाल बिजनेस कर रही है, गवर्नमेंट का उस पर काफी बड़ा टारगेट है और उस टारगेट को 2030 तक पूरा करने की बात कही जा रही है। और उसी को देखते हुए सुलोन पर ज्यादा उम्मीदें लगी हुई हैं कि यहाँ पर ये चीजें देखने के लिए मिल सकती हैं। सो CEO ने सौर ऊर्जा उत्पादन के घंटों के दौरान बिजली विनियम कीमतों में भी गिरावट के बारे में चिंताओं को खारिज कर दिया। कभी कभी अधिक आपूर्ति के कारण शून्य पर पहुंच जाती है। उन्होंने बताया कि यह दिन के विशिष्ट समय तक ही सीमित नहीं है, शाम के व्यस्त घंटों में भी बिजली की भारी कमी का सामना करना पड़ता है, जिससे पवन ऊर्जा उत्पाद महत्वपूर्ण हो जाता है। कंपनी अपने नकदी भंडारण के अनुरूप रूप से भी नियोजित करने की योजना बना रही है और विनिर्माण चुनिंदा व अधिग्रहण के लिए पूंजीगत व्यय पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है, यानी कि नए बिजनेस नई कंपनियों पर भी अधिग्रहण के लिए पूंजीगत और ध्यान केंद्रित कर रही है। और चलसानी ने कहा कि चौथी तिमाही की सफलता का श्रेय पिछले 24 महीनों में अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने का प्रयासों को दिया।
सुलोन एनर्जी ने अपने बैलेंस शीट को कर्ज से लदे हुए से बदलकर 2000 करोड़ से अधिक की नकदी रखने में बदल दिया। चौथी तिमाही के लिए एक बार का परिणाम नहीं। काफी अच्छी अपडेट्स फिलहाल हमें सुजलोन में ये देखने के लिए मिली। इन पॉइंट यहाँ पर यह है कि 70% तक वृद्धि की बात कही जा रही है, लेकिन यहाँ पर अगले साल 2.5 गीगावाट की डिलीवरी तक की बात कही जा रही है और फिर कुछ मार्जिन में भी योगदान लेने की उम्मीद कही जा रही है और कंपनी के परिचालन मार्जिन में भी 17% के इजाफे की बात कही जा रही है। और फिर भारत का जो मेन एम है 8 से 9 गीगावाट तक पहुंच जाना, 100 गीगावाट तक, उसको भी पूरा करने के लिए यहाँ पर अनुमान लगाते नजर आ रहे हैं कि ये भी 6 गीगावाट से अधिक पवन ऊर्जा हासिल कर सकते हैं, भारत कर सकता है, जिसमें इनका भी काफी बड़ा योगदान रह सकता है। सुलोन एनर्जी पर दाव लगाने की सलाह दे रहे हैं तीन एक्सपर्ट। चेक करें टारगेट प्राइस। तो मार्च तिमाही के शानदार रिजल्ट रहे, नेट प्रॉफिट में काफी इजाफा देखने को मिला, जिसकी वजह से तीन एक्सपर्ट रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक के प्रदर्शन को लेकर बुलिश हैं। ब्रोकरेज हाउस जेएम फाइनेंशियल ने 71 रुपए के टारगेट प्राइस को बढ़ाकर 81 रुपए प्रति शेयर कर दिया है। वहीं आईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से भी बाइंग रेटिंग दी गई है। ब्रोकरेज हाउस ने 68 से टारगेट प्राइस को बढ़ाकर 76 रुपए प्रति कर दिया है। इन दोनों ब्रोकरेज हाउस के अलावा मोतीलाल ओसवाल का भी मानना है कि सुलोन एनर्जी के शेयर आने वाले समय में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। ब्रोकरेज हाउस ने 83 रुपए का नया टारगेट सेट कर दिया है। पहले ब्रोकरेज हाउस की तरफ से 75 रुपए का टारगेट प्राइस सेट किया गया था। तो इस ब्रोकरेज ने भी बाय की कॉल दी है। जनवरी से मार्च के दौरान सुजलोन एनर्जी का कुल नेट प्रॉफिट 1181 करोड़ देखने के मिला, यानी कि मेन पॉइंट पर बात करें तो 5 गुना का इजाफा नेट प्रॉफिट में होता नजर आया है। एनर्जी के शेयर को बात करें तो फ्राइडे के दिन हमें 9% से अधिक की तेजी स्टॉक में देखने के लिए मिली और 3 महीने के अंदर शेयरों की कीमतों में 42% तेजी देखने को मिली। 52 वीक हाई 86 के करीब रहा, 44.21 के करीब 52 वीक का लो देखने के लिए मिला और कंपनी का मार्केट गैप करीब 97,534 करोड़ रुपए देखने के लिए मिल रहा है। अगर बात करें तो मजबूत परिणाम पेश हुए। तिमाही परिणामों के बाद ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल ने स्टॉक पर खरीदने की सिफारिश तो करी, लेकिन ब्रोकरेज ने कुछ और भी मेन हेडलाइन पॉइंट्स डिस्कस किए, जैसे कि चौथी तिमाही के आंकड़े चौतरफा बेहतर रहे और अप्रत्याशित हैं। तो जेएम फाइनेंशियल ने कहा है कि भारत का जो पवन ऊर्जा क्षेत्र, जिससे एक समय सीमित माना जाता था, अब हाइब्रिड नवीकरणीय परियोजनाओं की मांग और क्रियान्वयन की बेहतर संभावना के कारण तेजी से आगे बढ़ रहा है। सुलोन एनर्जी के ऑर्डर बुक के बारे में जेएम फाइनेंशियल ने कहा कि 4.5 गीगावाट के विंड निर्माण क्षमता और 5.5 गीगावाट की ऑर्डर बुक के साथ कंपनी को डिलीवरी जैसे प्रमुख प्रदर्शन मापदंडों में 60% की वृद्धि का भरोसा। मार्च 2025 तक 5025 मेगावाट यानी कि मार्च 2024 में 2929 मेगावाट की ऑर्डर बुक थी और सबसे अधिक ऑर्डर बुक दर्ज की गई है मई 2025 में बढ़कर 5555 मेगावाट हो गई। सो ब्रोकरेज ने बताया है कि सुलोन एनर्जी ने अप्रैल 2025 में ये एनटीपीसी ग्रीन से 378 मेगावाट का ऑर्डर जीता। ये मैंने आगे भी डिस्कस किया हुआ है, जो कि 1544 मेगावाट का ऊर्जा ऑर्डर हासिल है एनटीपीसी के साथ। जेएम फाइनेंशियल ने बताया कि सुलोन एनर्जी के प्रबंधन ने इस वर्ष 26 में सभी मापदंडों यानी कि डिलीवरी, राजस्व, ईबिटा 60% की वृद्धि का अनुमान भी लगाया है। ऑल ओवर ये है वो एनालिसिस द्वारा कहना जो हमने अभी वीडियो में डिस्कस किया और नए टारगेट प्राइस एनालिसिस द्वारा आते सुजलोन पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि बेहतर परिणाम देखने के लिए मिले। सुजलोन पर तो मैनेजमेंट से आते सवाल नजर आए हैं कि मैनेजमेंट से जाने आगे का प्लान क्या है और फिर ले स्टॉक में निवेश का फैसला। तो चौथी तिमाही में सुजलोन के नतीजे अच्छे रहे हैं। मुनाफा, रेवेन्यू, मार्जिन तीनों में अच्छी बढ़त देखने को मिली। कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा सालाना आधार पर 254 करोड़ बढ़कर 1181 करोड़ हुआ और कंसोलिडेटेड आय भी 3774 करोड़ पर रही। ईबिटा में भी 677 करोड़ और ईबिटा मार्जिन में भी 17.9% रही। ऑल ओवर सारी चीजें बढ़ती नजर आई। इसके साथ ही अगले साल के गाइडेंस भी बेहतरीन है। कंपनी ने अगले साल के लिए अपने गाइडेंस में कहा है कि अगले साल सभी सेगमेंट में 60% तक की ग्रोथ देखने को मिल सकती है और कंपनी डेट फ्री हो चुकी है और इसकी बैलेंस शीट भी मजबूत है और आगे बैलेंस शीट में और भी मजबूती बढ़ेगी। कंपनी का नेटवर्थ 6000 करोड़ रुपए हो गया है। सोलर और विंड एनर्जी का स्पेस पूरी तरह अलग है। डिमांड पूरी करने के लिए विंड क्षमता बढ़ाने की जरूरत है। सो दिन की तुलना में शाम में ज्यादा पावर की डिमांड होती है। सो मार्जिन बरकरार रखकर ग्रोथ पर फोकस किया जाएगा और तो और ऑस्ट्रेलिया जैसे एक्सपोर्ट मार्केट पर भी फोकस की बात यहां पर मैनेजमेंट की गाइडेंस में कही जा रही है। जैसे एक्सपोर्ट मार्केट पर भी निवेश करने की बात कही जा रही है और कंपनी के नतीजे आगे की ग्रोथ पर चर्चा करते हुए सुजलोन ग्रुप के सीईओ जेपी चलसानी ने कंपनी की खास योजनाओं को सही तरीके से लागू करने पर और कारोबार में जोरदार टर्नआउट देखने को मिला है और कंपनी के पास इस समय 2000 करोड़ रुपए कैश है और कंपनी की ऑर्डर बुक काफी अच्छी है और पिछले 2 साल में कंपनी ने उत्पादन और एग्जीक्यूशन क्षमता बढ़ाने पर भी बहुत काम किया है और इसका असर अब देखने को मिल रहा है।
तो ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार बात करें तो कंपनी पर जो नजर रखने वाले 8 विशेषज्ञ हैं, उन्हें 6 ने खरीद रेटिंग बनाए रखी और 2 ने होल्ड की सलाह दी और 12 महीनों की मुख्य जो लक्ष्य है वो 9.7 पॉइंट की वृद्धि की बात कही है। इसके अलावा देखें तो देखिए म्यूचुअल फंड द्वारा जबरदस्त बाइंग करी गई है। किसमें? फंड द्वारा 26 यहाँ पर बात करें 2,65,45,657 स्टॉक चेंज हुए हैं और ये चेंज बिल्कुल पॉजिटिव हुआ है। दैट मीन म्यूचुअल फंड ने अप्रैल मंथ में काफी बड़ी बाइंग यहाँ पर सुजलोन में करी है। नए ऑर्डर मिलने समेत 4 कारणों से मिल रहा है सहारा। देखिए सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि क्या है तेजी वाले फैक्टर। तो सेंटीमेंट मार्केट में पॉजिटिव देखने के लिए मिला, लेकिन आज रहा वो नहीं पॉजिटिव। स्मॉल मिड कैप मार्केट की मजबूती और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लेकर उम्मीदों ने शेयर को सहारा भी दिया। रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस यानी कि अक्षय ऊर्जा की बढ़ती मांग ने सुजलोन के बिजनेस मॉडल में निवेशकों का विश्वास बढ़ाया और आपको पता है अच्छी ऑर्डर बुक स्टॉक में बनती नजर आई है। नए प्रोजेक्ट भी काफी ज्यादा नए विंड एनर्जी प्रोजेक्ट हासिल करने की रिपोर्ट से निवेशकों की भावनाओं को मजबूत किया है। वहीं पर ऊर्जा को भी बढ़ावा देने वाली सरकारी कदमों ने भी शेयर के अनुकूल माहौल बनाया है। एक साइड यहाँ पर बात करें, अगर हम यहाँ पर रिकमेंडेशंस की बात करें 9 एनालिसिस के द्वारा, तो 8 यहाँ पर बाइंग के लिए हैं और 1 होल्ड के लिए। तो एनालिसिस द्वारा सुजलोन पर काफी अच्छी एक्सपेक्टेशंस या फिर एक अच्छी रेटिंग दी गई है। वहीं पर LIC की बात कर लें तो स्टॉक में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का काफ़ी अच्छा स्टेक बना हुआ है। काफ़ी अच्छे शेयर्स क्वांटिटी वाइज इनके पास खरीदे हुए हैं। बात कर लें डिविडेंड की तो नो डाउट सुजलोन में कभी डिविडेंड भी देखने के लिए हमें मिल जाया करता था, जो कि 2006, 7 और 8 में कंपनी डिविडेंड भी पे करती नजर आई। इसके अलावा नो डाउट 70 से 71 तक के टारगेट मोतीलाल ओसवाल, जियोजीत, BNB परिवार द्वारा स्टॉक में दिए गए हैं। इसके अलावा देखिए समझ लें तो इन स्टॉक्स पर आप अलग से वीडियोस यूट्यूब पे देख सकते हैं, जहां पर आपको डीप एनालिसिस का पता चलेगा। कुछ शेयर्स पे तो मैंने भी वीडियो बहुत बनाया हुआ है। बाकी और भी कुछ कंपनियां हैं, ACC लिमिटेड, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट, इन पर भी काफ़ी अच्छे डिविडेंड यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाले हैं, जो कि रिकॉर्ड डेट 13 जून 2025 की है। अंबुजा सीमेंट, एशियन पेंट, इनकी भी रिकॉर्ड डेट जो है वो 18 जुलाई 10 जून रखी गई। इन पर भी काफ़ी अच्छे डिविडेंड हैं। अतुल लिमिटेड, एक्सिस बैंक द्वारा भी डिविडेंड दिया जाना है, जहाँ की रिकॉर्ड डेट 4 जुलाई और 11 जुलाई की बताई जा रही है। इसके अलावा बजाज फिनसर्व में भी 27 जून की रिकॉर्ड डेट रखी गई है, जहां पर डिविडेंड मिलता नजर आएगा। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया, भारत सीड्स, बैंक ऑफ बड़ौदा भी 6 जून, 20 जून और 2 जुलाई को रिकॉर्ड डेट है, जहां पर डिविडेंड कंपनियां देती है नजर आएंगी। फिलहाल तो देखिए स्टॉक्स पर हैं यही अपडेट्स। बाकी ये हैं डिविडेंड और सप्लीज शेयर्स। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। वीडियो आपने बनाया है एजुकेशन पर्पस के लिए। किसी भी तरह का डिसीजन ले, निवेश करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पहले ले, बड़ी बात खुद स्टडी जरूर किया करें। चैनल पे सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो के साथ। पावर कंपनी के कल शाम ने यहाँ पर जो डिविडेंड है वो यहाँ पर रिकॉर्ड डेट 20 जून रखी है, लेकिन यहाँ पर 4 जुलाई को जो 2025 को होने वाली कंपनी की 106वीं वार्षिक आम बैठक है, जो कि AGM शेयर धारकों की मंजूरी के साथ चलती नजर आएगी, अधीन है। तो उसके बाद यहाँ पर पात्रता के लिए वैसे 20 जून रिकॉर्ड दी गई है, लेकिन AGM की जो मीटिंग है टाटा पावर में वो 4 जुलाई को देखने के लिए मिलने वाली है। तो ये थे कुछ डिविडेंड शेयर्स। तो एक महीने में 60% की तेजी। अब कंपनी ने दिया 1 पर 1 बोनस शेयर का तोहफा। तो भारतीय कंपनी है जो एनर्जी और बिजली के कामों में जुड़े बिजनेस को करती है। कंपनी विभिन्न प्रकार के तारों और केबलों को बनाती है और कंपनी 1986 में जयपुर राजस्थान में स्थापित हुई थी और अब यह भारत और विदेशों में अपनी उत्पादों की सप्लाई भी करती है। एनमी केबल्स ने किया बोनस शेयर का ऐलान। शेयर धारकों को मिलेगा 1.1 बोनस, यानी कि डायनामिक केबल्स लिमिटेड, जो एक सरकारी मान्यता प्राप्त 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस है, अपने शेयर धारकों को बड़ा तोहफा देते हुए 1 बोनस देने का शेयर ऐलान किया। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में यह फैसला लिया गया। बोनस शेयर इशू कंपनी अपने हर मौजूदा 1 शेयर पर 1 शेयर फ्री में देती यहाँ पर नजर आएगी, यानी कि जिसके पास 100 शेयर हैं उनको 100 और मुफ्त मिलेंगे। यह बोनस शेयर कंपनी के सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और जनरल रिजर्व से जारी किए जाएंगे। रिकॉर्ड डेट की घोषणा बाद में की जाएगी। बोनस शेयर क्रेडिट कंपनी का लक्ष्य है कि 29 जुलाई 2025 तक बोनस शेयर धारकों के डीमेट अकाउंट में भेज दिए जाएंगे। शेयर कैपिटल में भी इजाफा होगा और इस फैसले के तहत कंपनी ने अपनी अधिकतर पूंजी को भी 25 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दिया, जिससे भविष्य में भी शेयर धारकों के हित को ध्यान में रखते हुए पूंजी जुटाई जा सके। मौजूदा और नए शेयरों का ब्यौरा। बोनस से पहले शेयर पूंजी 24.22 करोड़, बोनस के बाद शेयर पूंजी 48.45 करोड़, यानी कि 4.84 करोड़ शेयर और पहले 2.42 करोड़ शेयर हो जाएंगे। और वहीं पर पिछले 1 महीने में 59% भागा है ये स्टॉक और पिछले 1 साल में 64% के करीब रिटर्न रहे हैं इस शेयर डायनामिक केबल्स लिमिटेड में। बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में। FI, DI दोनों ही बड़े इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं और धीरे धीरे अपनी होल्डिंग भी कहीं ना कहीं बढ़ाते नजर आ रहे हैं।
नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स का भी एक जंप देखने के लिए मिल रहा है और पब्लिक ने भी काफी अच्छा बात कर लेते हैं शेयर के बारे में, जहां पर कंपनी जल्दी ही बोनस अनाउंस करने वाली है। एक शेयर पर एक शेयर बोनस दे रही है कंपनी। रिकॉर्ड डेट का होगा ऐलान तारीख 15 जून से पहले। तो शेयर बाजार में बीते एक साल में विमता लैब्स लिमिटेड यानी कि विमता लैब्स लिमिटेड ने निवेशकों को मोटा रिटर्न दिया है। शेयरों की कीमतों में लगभग 100% की तेजी आई है। कंपनी अपने निवेशकों को एक शेयर पर एक शेयर बोनस देने का फैसला किया है, जिसके लिए कल यानी शुक्रवार को रिकॉर्ड डेट भी घोषित कर दी गई है। विमता लैब्स लिमिटेड ने शेयर बाजारों को जो जानकारी दी है, ₹2 के जो फेस वैल्यू एक शेयर पर एक शेयर बोनस दिया जाएगा और बोनस इशू के लिए कंपनी ने 13 जून की रिकॉर्ड डेट तय की है। यानी कि जिन निवेशकों के पास इस दिन कंपनी के शेयर रहेंगे उन्हें बोनस शेयर का लाभ मिलेगा। विमता लैब्स पहली बार एक्स बोनस ट्रेड करने जा रही है। कंपनी नियमित अंतराल निवेशकों को डिविडेंड भी देती आ रही है। आखिरी बार मई में निवेशकों को डिविडेंड दिया, तब कंपनी ने एक शेयर पर ₹2 का डिविडेंड दिया। 2021 से लगातार कंपनी एक शेयर पर ₹2 का डिविडेंड देती आ रही है। और तो और बीएसए में विमता लैब्स लिमिटेड के 1% से अधिक की गिरावट के बाद बीएसए पर 942 रुपए के बंद होते नजर आए। इस कंपनी ने निवेशकों को 95% का रिटर्न दिया है। बीते एक साल में 52 वीक का हाई 1183 और 52 वीक का लो 467। कंपनी का मार्केट कैप 2096.21 करोड़ रुपए है। लगातार कंपनी जो है डिविडेंड देती नजर आ रही है, ₹2 वाला। और इसके अलावा कंपनी पहली बार बोनस भी देने जा रही है, जो कि 1:1 का ही 1.1 का बोनस यहाँ पर अनाउंस किया गया है। और तो और समझे तो कंपनी में पब्लिक का स्टेक बहुत बढ़िया बना हुआ है और कंटिन्यूसली शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी जंप आता नजर आ। कहीं ना कहीं एफआईआई ने भी स्टॉक में काफी अच्छी खरीदारी कर रखी है और पिछले साल जून में काफी अच्छी एफआईआई की बाइंग थी, लेकिन फिर देखें तो डीआई ने भी काफी अच्छा स्टेक यहाँ पर सितंबर के बाद बनाया है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर बोनस और स्प्लिट शेयर के बारे में। एक के बदले मिलेंगे 15 शेयर और इस कंपनी ने किया बोनस के साथ स्प्लिट का ऐलान। जीटीवी इंजीनियरिंग कंपनी की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, जो कंपनी एक के बदले 15 शेयर देती नजर आ सकती है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सेगमेंट की कंपनी जीटीवी इंजीनियरिंग शनिवार को बैठक में नतीजों की जानकारी के साथ शेयर बाजार के साथ साझा की। बोनस इशू और स्टॉक स्प्लिट दोनों का ऐलान एक साथ किया। बीएसई पर एक्स ग्रुप का हिस्सा है और एएसएम स्टेज 1 में भी शामिल है। सो फ्राइडे के दिन भी 2% की बढ़त के साथ स्टॉक बंद हुआ। स्टॉक पिछले साल अक्टूबर के अपने निचले स्तर से 170% बढ़ चुका है। शेयर बाजार को भेजी जानकारी के मुताबिक शनिवार 7 जून को हुई बोर्ड बैठक में कंपनी के बोर्ड ने कई प्रस्तावों पर विचार और मंजूरी दी, जहां पर हमें बोनस और स्प्लिट दोनों की ही मंजूरी देखने के लिए मिलती है, जो बोर्ड द्वारा दी गई है। इसके तहत 10 के जो फेस वैल्यू वाला शेयर है ₹2 के फेस वैल्यू में बन जाएगा, यानी कि हर शेयर 5 शेयर में बंट जाएगा। यानी कि आपका एक शेयर 5 शेयर में हो जाएगा। और उसी के बाद कंपनी साथ ही बोर्ड ने 2.1 के रेशो से बोनस को भी मंजूरी दे दी है, यानी कि हर एक शेयर पर 2 बोनस शेयर दिए जाएंगे। यानी बोनस और स्प्लिट लागू होने के बाद निवेशकों के पास एक स्टॉक पर 15 स्टॉक में बदल जाएगा। पहले एक स्टॉक 5 स्टॉक में बदलेगा, फिर उन 5 स्टॉक पर 10 बोनस शेयर जारी होंगे, यानी कि कुल 15 शेयर हो जाएंगे। डिविडेंड और बोनस शेयर रिकॉर्ड डेट का ऐलान आने वाले समय में किया जाएगा। देखा जाए तो बोनस और डिविडेंड नहीं, यहाँ पर स्प्लिट की बात कही जाए। और इसी के साथ इन फैसलों को लागू करने से पहले शेयर धारकों की मंजूरी ली जाएगी, जो कि एजीएम की मीटिंग में शेयर धारकों के फैसलों के अधीन है। लेकिन वहीं पर अगर इस स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पर पब्लिक का स्टेक है और प्रमोटर का स्टेक है। एफआईआई का स्टेक 0.06% बना था दिसंबर तक, लेकिन मार्च क्वार्टर में वो भी नील होता नजर आया। कुछ नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स में जंप आया। सो ऑल ओवर देखा जाए तो एफआईआई डीआई दोनों ही स्टॉक पर इन्वेस्टेड फिलहाल नहीं है, जो कि एक अच्छी बात तो पर्सनली नहीं है कि हाँ कहें कि एक पॉजिटिव पॉइंट रहता है कि एफआईआई डीआई दोनों इंटरेस्टेड है स्टॉक में, तो ऐसा अभी नहीं है। बाकी स्टॉक पर आप नजर रख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद से स्टॉक में जो भी डिसीजन ले सकते हैं।